अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीस। सेनेट इंतखाबात के हवाले से हर तरफ बहस जारी है और अब तो ज़ाहिर है तेज़ी भी आ रही है। कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं, उसकी जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। बहुत सौ को तो जो है वो उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। कुछ ऐसे अभी सामने आए हैं जिनको मुस्तरद किया गया है, कुछ ऐसे हैं जिन पे फैसला महफूज है। उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन बैलेट के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है आज उसकी भी समाअत हुई और उसमें जो रिमार्क सामने आए जिस पर काफ़ी एक बहस छिड़ गई है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि किसी पार्टी को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। साथ ही उनका यह भी कहना था कि जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी मिलनी चाहिए हैं। अब इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि आइन के मुताबिक यानी जिस आर्टिकल के तहत ये इलेक्शंस कराए जाते हैं खुफिया बैलेट के जरिए, उसमें लेजिस्लेटर्स को ये इजाज़त दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, यानी कि वो अपने कॉन्शियंस को भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन अब इस रिमार्क के बाद ये बहस है कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से यानी जो 3 वज़राए आज़म साबका हमने देखे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि आइन में तरमीम किसी चोर दरवाजे से कबूल नहीं की जाएगी, पीडीएम इसको कबूल नहीं करेगा। आइन में तरमीम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है और वहीं से होनी चाहिए। और ये सब जब हुआ जब पीटीआई की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टिकट दिए जाने पर यानी उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से यानी रिटर्निंग अफसर ने वकील से कहा यानी पीटीआई से कहा कि आप इस पर दलाइल दें। उनके वकील 3 बजे का टाइम दिया गया, 3 बजे वो पेश हुए, वो दलाइल मुकम्मल हुए और उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने यह फैसला महफूज कर लिया है। कल सुबह 9 बजे यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी आया एक्सेप्ट होते हैं या मुस्तरद, इसका फैसला कल सुबह आएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी तनकीद की, कहा कि अगर वो चाहते तो उनके जो अपोनेंट हैं वो उनके खिलाफ इतना मवाद ज़रूर रखते हैं कि उसे चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने वकील को ये करने से रोक दिया क्योंकि वो उनकी काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। यानी यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं हफीज़ शेख साहब का, जिनके कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिए हैं। अब आज इन्हीं उमूर पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे आज 2 पॉइंट्स हैं जिस पर बात करनी है। एक तो ये कि जितनी सीटें बनती हैं उससे उतनी नशिस्तें ही मिलनी चाहिए, इससे क्या मुराद है, और दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगी पर हुकूमत को इतनी परेशानी क्यों है। मेरे मोहतरम मेहमान मेरे साथ हैं। अमजद अली नियाजी साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अली गौहर साहब कौमी असम्बली के मेंबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अमजद अली नियाजी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की जैसे ही नामजदगी हुई, सेनेट का टिकट उन्हें दिया गया, उसके बाद हुकूमत काफ़ी परेशान नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि उन्हें इस्लामाबाद से ये टिकट दिया गया है और उनकी जीतने की सूरत में ये सामने बात आ सकती है गोया कि जैसे अगर वो जीत जाते हैं कि एक तरह से अदम एतमाद हुकूमत यानी इमरान खान साहब के खिलाफ ही हो गया है। सो इसीलिए इतनी परेशानी है या वाकई आप लोग समझते हैं कि वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट था या हाई कोर्ट था, उसने एक फैसला दिया कि जिसको अदालत डिसक्वालीफाई करेगी वो इलेक्शन में या वो डिसक्वालीफाई ही रहेगा। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में मैं भूला नहीं हूँ तो अच्छा, ताहयात के हवाले से आप बात करें कि वो ताहयात डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालीफाई होगा। चूंकि यही पीडीएम के जो लोग हैं, इसमें जो शामिल जमातें हैं, इन्हों ही ने इनके खिलाफ कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जब इनको तौहीन अदालत में सजा की थी, और उसके बाद यही वो लोग थे जिन्होंने खुले आम स्पीचेस करके कहा था कि इन्हें फौरी तौर पे अपने ओहदे को छोड़ देना चाहिए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शामिल नहीं थी उस वक्त। ठीक है। अगर इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आ जाता है तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। यही रूल ऑफ लॉ फैसल वाडा के ऊपर भी अप्लाई होगा
क्योंकि वो दोहरी देखिए, शरीयत के हवाले से मैंने किसी की बात नहीं की, मैंने सब की बात की है। ठीक है अमजद अली आज नियाजी साहब, अगर हम आपका रूल पॉइंट ऑफ लॉ टेकन, लेके आ पॉइंट जाते, टेकन। लेट्स टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। जरा सेनेटर ज्ञानचंद साहब से भी पूछ लेते हैं। 2017 में भी सेनेटर साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बिकॉज जहां तक उनका फैसला आया था, मुझे ये ख्याल पड़ता है कि शायद वो 5 साल के लिए सिर्फ नाअहल हुए थे, और उस पीरियड में उन्होंने नहीं लिया था इलेक्शन, नहीं कंटेस्ट किया था 2013 में, बट 17 में ये नाअहली ख़त्म हुई और 2018 के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। देखिए, ये डिस्कशन अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जब आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको प्रपोज सेकंड कर रहे हैं। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इदारों में पॉलिटिकल लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी सेनेटर वहाँ से इलेक्ट हो जाए। लेकिन ये एक मैसेज है पूरी सोसाइटी को कि किस तरह से जो एम्पायर की उंगली है वो लोगों को ले आती है और बह ले जाती है। अगर 62-63 की बात करें तो आप अपने पूरी क्लिप्स लेके आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे तो पहले से वो झूठ बोलने में नाहल हो जाएंगे। उन्होंने तो सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट ने एक तो केस में कहा था, दे दिया वो एक केस उन बैरिट्स पे। लेकिन जब हम वायदे करते हैं तो हमारा यही था, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि 62-63 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना रखा जाए, ये अख्तियार लोगों को दिया जाए कि कौन सादिक है, कौन अमीन है, कौन उनके लोगों के मसाइल को हल करने की कैपेसिटी रखता है या दर्द रखता है। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली आया उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जब एक इलेक्शन लड़ चुके हैं तो वो बात वहाँ पे नहीं होती है। तो क्यों आपको लगता है कि हुकूमत चैलेंज करे, पीटीआई चैलेंज कर रही है? वही तो बात है ना, ये एम्पायर की जो उंगली है वो अभी वहीं पे फंसी हुई है और उसी पे ही ये पीटीआई की हुकूमत चल रही है। वरना आज जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कम से कम कंडेम तो कर दें कि सेनेट का जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें वो ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड नहीं थी और ये पूरे उसके दलाइल दे रहे थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई रूल्स, कोई लॉ नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी ये वाज़ह होना चाहिए कि सर पे इलेक्शंस हैं और आप इस टाइम पे इसको आगे कर दें। आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय भी दे सकती है, पार्लियामेंट भी इन सेशन होगी, तो पॉलिटिशियंस आपस में बैठकर फैसला करेंगे कि हमें पॉलिटिक्स कैसे करनी है। तो ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि हुकूमत किसी सूरत घबराहट का शिकार है इनकी यूसुफ रज़ा गिलानी की कैंडिडेट से, या आप समझते हैं कि अंपायर की वजह से ये चैलेंज किया गया? देखो, एक ही सहारा इनके ये लगाए बैठे हुए हैं कि भाई हम किसी तरह से उस एम्पायर को न्यूट्रल ना होने दें। इमरान खानी हुकूमत उस एम्पायर पे बैठी हुई है। अदरवाइज इनको क्या परेशानी है? यूसुफ रज़ा गिलानी आए या कोई भी आए, ऑल ऑफ सडन ये देखें ना, इनकी बदहवासी देखें, इनके हवास काम नहीं कर रहे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और इनकी कैबिनेट वाज़ह नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगी, आइदर थ्रू पार्लियामेंट होगी और किसी ऑर्डिनेंस के तहत होगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगी। पहले ये तो कहें, ये इन्होंने तीनों माहज खोल दिए हैं, यानी ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो कि कहाँ से ये अमेंडमेंट आ सकती है। ये कैसे और इनकी बदहवासी है कि ये इधर उधर डूबते को जो तनके का सहारा ना, ये तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कहा कि हम अपनी जितनी भी मतलूबा नशिस्तें हैं वो बिल्कुल हासिल करेंगे, पीटीआई अक्सरियत में होगी, और आप कह रहे हैं कि वो बदहवास है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ ताकि अली गौर साहब कता कलामी ना हो। ब्रेक से वापस आकर पूछती हूँ, पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट पर 62-63 उठाया जा रहा है, किसी और को ही चूज कर लेते। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस। के मुश्तरका कैंडिडेट मतलब जिनके तायद कुनंदा भी साबका वजीर आजम, और आज वो पेश भी हुए, और वजीर आजम साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी की यहाँ कैंडिडेसी के बारे में बात है। क्यों आपको लगता है कि हुकूमत वाकई, जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं, अमजद अली न्याजी साहब, के रूल ऑफ लॉ के लिए ये किया जा रहा है और किसी घबराहट की वजह से नहीं है? कोई भी होता इसकी जगह और अगर उसके ऊपर भी 62-63 के सवाल उठते तो वो उसके खिलाफ भी जाते, बिकॉज यहाँ पर कानून एक
होना चाहिए सबके लिए, वो कहते हैं वो वाला निज़ाम अब नहीं हो सकता कि कोई ब्राह्मण है यहाँ। शुक्रिया नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने भाई अमजद न्याजी साहब की बातें सुनी। बातें तो वही हैं जो इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके मतलब है कि कानून और आइन की हुक्मरानी के भाषण देते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब अमली तौर पर उनको मौका मिला तो पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से कानून और आइन की धज्जियां इस हुकूमत ने उड़ाई हैं और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को बहरान मुख्तलिफ बहरानों की नज़र कर दिया है, जिसमें कानूनी और आइनी बहरान भी हैं और इदारों को जिस तरह से ये कमज़ोर कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है शायद वो पिक्चर जो है मेरे भाई जो है न्याजी साहब को नज़र नहीं आ रही, अमजद खान को। ये अच्छा अलीगढ़ साहब, तमहीद से तमहीद ना बांधे ना, ये बताएं आपके नज़दीक फिर क्यों यूसुफ रजा गिलानी साहब के इस नामजदगी को चैलेंज कर रही है पीटीआई? देखिए, तमहीद वाली इसमें बात ही कोई नहीं है नादिया। असल में ये है कि इस वक्त पीटीआई इंतहाई घबराहट का शिकार है और इनको पता है कि जो इनके परिंदे हैं वो उड़ने वाले हैं, वो उड़ चुके हैं। देखिए, असल बात ये है कि जो परिंदे इमरान खान न्याजी की वो क्या कहते हैं कि वो उस छतरी के ऊपर बैठे हुए हैं पीटीआई की, वो असल में परिंदे इस घर के हैं ही नहीं। उन्होंने हमेशा उनमें मोस्टली वो हैं जो कि हर घर की छत के ऊपर से दाना चुनने के आदी है। तो अब भी इमरान खान न्याजी को अब जाकर एहसास हुआ है कि अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएंगे। लेकिन मुख्तसर ये देखे, जो जहां तक अभी बात हो रही थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की, तो उन्होंने ऑलरेडी एमएनए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, ये एक अलग बात है। लेकिन और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक सर्टेन टाइम के लिए थी, वो टाइम गुजर चुका है और उसकी कोर्ट ऑलरेडी वजाहत कर चुकी है। सही। तो उनके ये तो सिर्फ और हफीज जो इनके उम्मीदवार हैं, वो हमारे वजीर खजाना जो इस वक्त के हैं, आप देखें कि वो उनकी कैबिनेट में रह चुके हैं और साथ ही साथ उनके तो घर का एड्रेस भी पता नहीं कि उनका घर पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या कहाँ। वो भी उसी ही मंडेर के कबूतर हैं जो कि दाना हर मंडेर से, कल तक ये पीपल्स पार्टी के टाइम में भी वजीर खजाना थे, आज इमरान न्याजी साहब की, इनकी तो काबीना में सारे काफ लीग, पीपल्स पार्टी और कुछ नून लीग के परिंदे बैठे हुए। इनको चाहिए कि तो आपके परिंदे उड़ के क्यों चलेगा, ये भी सवाल उठेगा। लेकिन चलें, बहस कहीं से कहीं चली जाएगी। अलीगढ़ साहब, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मैं जरा अमजद अली न्याजी साहब से पूछूंगी, आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उस पर आते हैं कि जो तरीका कार है खरीदो फरोख्त का वो इस बार मुख्तलिफ है। हुंडी से पैसा भेजा जा रहा है, इस्लामाबाद में लोग ब्रीफ केस भर भर के पैसों से घूम रहे हैं। तो जब इतना कुछ पता है हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं या तो कोई वीडियो सामने आ जानी चाहिए या हुकूमत शुड यूज इट्स मशीनरी टू स्टॉप दिस वोट सेलिंग नाउ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए इकदाम होने चाहिए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने वही नुक्ता उठाया है। आपको याद होगा, देखिए, बहसियत लेजिस्लेटर मेरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बदल नहीं सकता, लेकिन जो नुक्ता है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है कि उन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिस के उन्होंने रिमार्क्स दिए, इसको जरा आइन को पढ़ के देखें। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा है कि आपने करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, अगर किए हैं तो हमें बताए जाएं, अगर नहीं किए तो उसके लिए आप अपनी पूरी सजेशंस के साथ, अपनी पूरी प्रपोजल्स के साथ आए। आपको याद होगा जब इससे पहले जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा था या प्रोविंशियल असेंबली का, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि कानून के अंदर तो यही है कि आपने जो नॉमिनेशन पेपर देना था उसमें जो उसमें था बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक आवाज उठी, और फिर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट मांगा था। और हालांकि वो एफिडेविट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो एफिडेविट वो बनता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी बोथ हाउसेज जो है उसको, उसके लिए तो जो परफॉर्मा था इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक तो वो सारे कैंडिडेट दे रहे थे। उस वक्त क्यों कौम ने माना, इसलिए माना कि करप्ट प्रैक्टिस जो है उसे रोका जा सके, वो उम्मीदवार जो एक छलनी से गुजर के आ सके। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कल ये रोने वाले ना बने,
ये रोने वाले ना बने। इनके चीफ मिनिस्टर, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं पीपल्स पार्टी वालों से, कि वो कहते हैं कि जी हम अपनी सीटें जो है वो उससे ज्यादा लेंगे, तो इसका क्या मतलब है? आज हम नहीं, ये लेकिन प्राइम पूरी मिनिस्टर कौम ने को भी ये बता कहा रहे है, हैं अमजद अली साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि कि अगर खुफिया बिल्कुल यही बैलेट कहा से है हम खुफिया बैलेट से हुई तो ऑपोजिशन देखिए रोएगी, हम तो क्यों रोएगी, उसकी देखिए भी वजाहत देखिए करें। आप, अच्छा बिल्कुल उसकी भी वजह देखिए। आज ये कहते हैं जी कि जी जमीर उनका जाग गया है। देखिए जो एमएनए किसी के टिकट पे, मैं समझता हूँ इवन नून लीग के टिकट पे आए, पीपल्स पार्टी के टिकट, एक्स वाइट किसी पे टिकट के आए, या देखिए वो किसी एक सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ता है, ये पार्टी उसको वोट देना, उसका वोट देना पार्टी को, ये पार्टी का हक है कि वो जिस वोट से बन के आया है वो उसका जमीर वही है। अगर उसका जमीर जाग जाता है तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो अपनी सीट से रिजाइन दे और उसे कहे कि मैं वोट इस पार्टी को नहीं देना चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। देखिए यही है रूल ऑफ लॉ, यही है सच, यही नहीं है नहीं डेमोक्रेसी। लेकिन एक सच डेमोक्रेसी आइन का का भी है मतलब ना, यही है एक कि सच आइन का आपने भी है अमजद साहब, एक सच आइन में भी लिखा है। देखिए आप आइन का यही लिखा है ना जी। अगर आप समझते हैं कि आप उस पार्टी को, उस सिंबल को वोट नहीं देना चाहते, तो फिर देखिए आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है कि आपने डीमेरिट्स के खिलाफ जाना है और मेरिट्स को सामने लेके आना है। यही जमहूरियत है ना। जमहूरियत का मतलब जमहूरियत तो आप यही अभी है। क्यों अगर समझा रहे आप हैं ना समझते अमजद हैं अली कि साहब, जमहूरियत, लेट्स गेट टू द पॉइंट। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, इखलाकी यस, तौर पर एक लेजिस्लेटर अपनी पार्टी लाइन टो करते हुए पार्टी के कैंडिडेट को जरूर वोट करना चाहिए, इखलाकी तौर पर है। फॉलो लेकिन करना चाहिए, लेकिन ये आइन फॉलो करना इजाजत चाहिए, देता है बिल्कुल कि उसको फॉलो। आपको जरूरी नहीं है, आप अपने कॉन्शियंस के तहत, अपने देखिए जमीर के फिर तहत दे आपको सकते हैं, तो देखिए ये आप आइन चैलेंज नहीं उस कर वक्त, सकते ना। देखिए आइन, देखिए आप वो आइन उस वक्त भी इजाजत देता था कि आप एफिडेविट ना दे। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के किस कानून, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आप पे जो फैसला लागू किया, फैसला आया कि आप एफिडेविट जमा कराएं, आपने क्यों कराए? देखिए करप्ट प्रैक्टिस रोकना ये आइन के अंदर दर्ज है। कहीं आप देख लें, और क्योंकि आप रूल प्रैक्टिस का ऑफ लॉ की पूरा बात कर रहे हैं, चैप्टर है। मैंने ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब और तो इसका मतलब यू आर आपके एक्सपेक्टिंग द लिए सुप्रीम कोर्ट, आपके लिए थोड़ी सी, यू आर एक्सपेक्टिंग द सुप्रीम देखिए कोर्ट टू डू समथिंग आपको, नाउ। अच्छा आपके लिए और है, करप्ट एक्ट में क्या क्या आता है? इवन एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी किसी को आप ऑफर करते हैं, ये भी करप्ट प्रैक्टिस है। इवन एक सिंपल वाटर है आप किसी को पिलाते हैं, वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। देखिए आइन के अंदर बहुत कुछ दर्द है। सोचने की बात है कि उसको इम्प्लीमेंट करना और उस, मैं जैसे पहले कहा कि उसको फॉलो करना, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समझते हैं कि हमने इस प्रोसेस को मजीद शफाफ करना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। देखिए ठीक है, पाकिस्तान शफाफ, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या गई है, जो गई है सुप्रीम कोर्ट में गई है, क्या मकसद है? देखिए उसका मकसद एक ही है कि करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोका जाए। ठीक है, और हुकूमत आइन वक्त का जो कहता मैंने है, आपसे सवाल ये किया था, आइन ब्रेक की ब्रेक का वक्त है, बैसियत ब्रेक का वक्त है। अटॉर्नी जनरल ने लेजिस्लेटर, मुझे मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आप फिर देखिए बैसियत लेजिस्लेटर में मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बदल नहीं सकती, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए वो तशरीह कर सकती है। जैसे कि कोई परफॉर्मर एफिडेविट, आर यू एक्सपेक्टिंग दैट? यस बिल्कुल। मैं देखिए उसने आज प्रपोजल मांगी है तो वो मांग सकती है, पहले भी, इससे पहले भी फैसला मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मेरे बाकी दो मेहमान वो भी लेजिस्लेटर्स हैं, वो क्या कहते हैं, एक अपर हाउस से हैं, एक लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर सकता है जिसका कि एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, और क्या यही वो चीज़ है जो हुकूमत इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है ताकि हर हाल में ये ओपन बैलेट से हो? फिर अगर जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं, जैसे कि आज रिमार्क भी आया है, यानी जितने पार्टी मेंबर्स हैं फिर सबने अगर पार्टी लाइंस पर ही देना है, तो फिर सवाल तो ये भी उठेगा फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? फिर पार्टीज जो हैं वो सेनेट के टिकट्स अवॉर्ड कर दें, वो डायरेक्टली आ जाएं कि जी ये हैं हमारे सेनेटर्स, बात खत्म हो जाती है। व्हाई गो थ्रू दिस प्रोसेस? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शफाफियत के लिए ओपन बैलेट होना लाजिम है। मेरा सवाल ये है सेनेटर साहब कि अगर जिस पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं, सिंपल कैलकुलेशन होगा ना, तो फिर हम इलेक्शंस क्यों करें जब सबने पार्टी लाइंस पर ही वोट देने? चूज कर लें पार्टियां, बता दें कि कौन सा सेनेटर होगा। ठीक कह रही हैं। अगर ये डिस्कशन है
कि जिसके जितने वोट हैं उसको उतनी दे दी जाए। तो हमारे पास लेडीज़ की सीटों का यही है, हमारे नॉन मुस्लिम्स की सीटों का यही है कि प्रोपोर्शनली चले जाए, आप नहीं जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने समझा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी पार्लियामेंट बैठा, और जहाँ तक मैं कहूँ कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर बाद में 18th अमेंडमेंट है, ये जो मेजर अमेंडमेंट्स है, वो तकरीबन यूनानिमसली आई है। तो ये पूरी पार्लियामेंट का डिसीजन है जिसको कोई भी अंडू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां पे इंटरफेयर कर सकती है, इंटरफेयर भी नहीं मैं कहूँगा, वहां पे वो तशरीह कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है जहां पे कोई अभाम हो, जहां पे कोई कंफ्यूजन हो। नहीं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ कोई परफॉर्मर, कोई एफिडेविट, कुछ ये भी हो सकता है। देखिए, ये सब चीजें इधर इलेक्शन कमीशन को करनी है या पार्लियामेंट को करनी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट जहां पे कंफ्यूजन हो ना, जहां पे कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, वहां पे कर सकती है। यहाँ पे 1973 से इस इलेक्शन तक एक प्रैक्टिस चली आ रही है, लॉ में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं जहां पे आप ओपन वोट करेंगे। तो फिर पैसे को कैसे रोकेंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोकेंगे? आप ऐसे लोगों को लाते क्यों हैं? आप टिकट्स का फैसला रात को एक करते हैं, सुबह आपकी पार्टी से शोर उठता है, आप सुबह चेंज कर सकते हैं। जब लीडर कंफ्यूज्ड हो तो बाकी लोगों पे क्या जिम्मेदारी बनती है? इमरान खान खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मेरा कैंडिडेट होगा। वो करप्ट तरीन जो लोगों को कैबिनेट में तो एक तरफ, लेकिन जो अपोजिशन में तो करप्ट थे, इमरान खान की कैबिनेट ज्वाइन कर ली तो वो साफ हो गए। अभी क्या हो रहा है? इस टिकट्स में कोई किराए हुई है बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स में? अच्छा, लेकिन अगर चॉइस ऑफ टिकट जितनी इंपॉर्टेंट अहम है, बिल्कुल सही, मैं मानती हूँ चॉइस ऑफ टिकट बड़ी अहम होती है ताकि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की भी तौकीर जो है वो बरकरार रहे। लेकिन जो अपोनेंट फिर पैसे देता है, खरीदता है, कर लेता है, नहीं, ऐसे करप्ट लोगों को आप लाते क्यों हो? भाई अटॉर्नी जनरल ने आज कहा ब्रीफ केस घूम रहे ब्रीफ केस पैसों के। वो वीडियोस तो इमरान खान की पीटीआई की चल रही हैं। ये पूरी गंदगी, बदतमीजी की हो, गालम गलोच की हो, वो तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है। फिर ये पैसों का सिलसिला, पार्टी पे सबसे ज्यादा इल्जाम आता है जरदारी साहब पे कि वो खरीदते हैं। हमारी मैनेजमेंट, हम वोटिंग कैलकुलेशन, ये तो अपने कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो हम इस तरह से करते हैं, बाकी लोगों को भी नजर रखते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है। बंद वोट इसलिए है कि कोई अगर पार्लियामेंट का रुकन समझता है कि जिस पार्टी के साथ, जिन तवक्कात के साथ आया था मैं, वो पूरा नहीं कर रही है, तो मुझे लाजिम नहीं है कि मैं उनको वोट करूं। जैसे आमिर लियाकत अलल ऐलान आमिर ट्विटर पे भी मैं लिख नाम रहे लेने वाला हैं था कि हफीज शेख को वो नहीं देंगे वोट, उन्होंने अब तो ट्विटर पे भी ये कह दिया है। तो जिनको लोगों के लिए इमरान खान ने लोगों से वोट लिए कि ये लोग हैं, इनको मैं नहीं आने दूंगा, IMF को नहीं, हफीज शेख कौन है? IMF के नुमाइंदे, हमारे वक्त में भी IMF के नुमाइंदे थे। IMF के नुमाइंदे जो इस लोग, इन हमारे मुल्क के आम लोगों को पीस रहा है, किसी चक्की में पीस रहा है। शफाफियत आप चाहते हैं लेकिन इस मर्तबा इनका साथ नहीं देना चाहते। शफाफियत हम चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चाहते हैं। सब लोग, सब जो पार्टीज हैं, PTI समेत आपस में बैठकर तय करें कि कैसे शफाफत ले जाए जो काबिल अमल हो, मुल्क में कोई बहरान लेकिन इस सेनेट इलेक्शन में नहीं बैठना चाहते। ये तो सेनेट इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, अभी वोटिंग ही होनी है। उस टाइम पे पहले वो ले आए थे ना आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में। ये अगर अपने मेंबरान को साथ नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हम उनको कोऑपरेट क्यों करें? और सुप्रीम कोर्ट उनको कोऑपरेट क्यों करे? इनकी मर्जी की तो कोई भी डिसीजन ना आना चाहिए, ना तरमीम होनी चाहिए। तरमीम होनी चाहिए मुल्क की मफादात में, मुल्क की भलाई में। अगर इनकी ये है तो 2-2.5 साल में या तो वर्किंग कर लेते, नहीं तो अगला इलेक्शन भी आना है ना, उसमें कर ले। अच्छा। कोई अगर इमरान खान हार भी जाता है, आपको तो लगता अपनी है नाइली की वजह से हारेगा। लोगों पे करप्शन को, पॉलिटिशियन को करप्ट करके इमरान खान आया और खुद करप्शन का क्या पथारीदार बना हुआ, करप्शन के लोगों का। ये बहुत बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक सच, कड़वा सच भी है। चलिए, साबित करना पड़ेगा फिर आप लोगों को कि अगर ये सच है तो फिर। भाई दुनिया देख रही है कि कौन कौन लोग डाके आपने रखे। अच्छा। सिलाई मशीनों से आप USA में प्रॉपर्टी वो बना बहस लेते कहीं हैं। और चली जाएगी। क्या देख रहे हैं अली गौर साहब, आपको लगता है तरीकाकार इस मर्तबा तब्दील हो सकेगा, या ये बहस जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट की तरफ भेज सकता है और ये इलेक्शन तो खुफिया बैलेट के जरिए ही होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, होते हुए नजर आए या ना आए, लेकिन ये खुफिया बैलेट से ही होने चाहिए। आइन यही कहता है, कानून यही कहता है, और रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि ये अपना किस सिमत जा रहे हैं हालात।
अगर 2.5 साल ये लोग सोए रहे और इनको चाहिए था, अगर इनमें कोई एथिक्स होते, अगर इनको ये पार्लिमानी रवायात के अमीन होते, तो इनको चाहिए था नादिया कि ये अपोजिशन के साथ बैठकर बात करते, निगोशिएट करते। अगर आइन में इनको अमेंडमेंट थी तो सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में नहीं, बल्कि पूरे जो आरटीएस सिस्टम पर कदगल लगा, पाकिस्तान की तारीख की 2018 में बदतरीन धांधली हुई, सेनेट में जिस तरह से आपने देखा अदम एतमाद पर इलेक्शन चुराया गया, इन तमाम चीज़ों इश्यूज पर बात होती और इलेक्शन रिफॉर्म पर नेक्स्ट पूरे जनरल इलेक्शन में जाने के लिए रिफॉर्म्स लाई जाती, जिनमें ये इस हो सकता है ये शो ऑफ हैंड पर भी अपोजिशन एग्री कर जाती। लेकिन ये तो अब इनका अपना कसूर है। अच्छा। ना ये कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, ना ये आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी हुक्मरानी को तकवीयत देने के लिए ये बैलेट पर यकीन नहीं रखते, ये बुलेट पर यकीन रखने वाले लोग हैं। मैं नादिया एक बात करना चाहूंगा। जी, जी। देखिए, जिन लोगों ने कानून 73 का कानून बनाया था ना, भुट्टो साहब पे इतराज किया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मिस्टर 10% आप भी जानते हैं कौन है इस पाकिस्तान के अंदर। 10% लेने वाले लोग भी आज हैं, तो कहाँ भुट्टो की सियासत और कहाँ मिस्टर 10% और कहाँ क़ायद-ए-आज़म की सियासत और कहाँ क़ायद-ए-आज़म के नाम लेने वाले जो और कहाँ इमरान खान, कहाँ वो- भुट्टो, वो- इमरान खान के वो बाप को मेफेयर कोई के जानता फ्लैट्स नहीं और है। दुबई के नहीं और कहा। सारे महल और बनाने वाले वो लोग निकाला साथ गया हैं। था तो करप्शन बात के साफ इल्जाम ये में। है कि आप आज जिस प्राइम मिनिस्टर का आज बाप वो करप्शन लोग के हैं इल्जाम में लगा जिन्होंने जाए वो मुल्क को शरीफ इस नहीं बुरी हो तरह सकता। लूटा अच्छा, है अब ये और आप इतने बुरी तरह लूटते रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, सिवाय इन्होंने अपनी जायदादें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और इनकी पॉलिटिक्स एक ही है कि लुटो और फुटो, और जहां करप्ट से का भी बेटा मिले करप्ट ही हो लूट सकता लो है और और इमरान खान ने बाहर की साबित तरफ करके भाग अच्छा, दिखाया। जाओ और फिर एक दूसरे को एनआरओ देते रहो। हाँ। और फिर पाकिस्तान वापस आके कभी मेरी बारी, कभी तेरी बारी, कभी सीओडी जिसको आज ये सीओडी लेकिन जो सवाल इन्होंने तो फिर साइन ये किए भी हुए हैं, इसी उठेगा के ना ऊपर कि बेनजीर आपकी साहब जमात में भी देखिए, बहुत सारे लोग COD इन्हीं के की जमात ऊपर में इमरान भी। खान का CO बाप करप्शन में निकला था। नहीं, क्यों गए COD जा रहे हैं कहता हूं, सेनेटर भुट्टो साहब? नाम बेनजीर लेगा तो साहबा मैं के कहूंगा। दस्तखत मौजूद हैं और उन्होंने लिखा है इमरान कि खान इसके के जो बाप है का कोई नाम पाबंदी के नहीं वक्त के जानता है, साथ साथ वो भी कानून करप्शन में बदले निकाला जाते हैं। गया। अच्छा वो चले, we इसलिए shouldn't be बदले going to जाते the हैं ताकि politics should not be so शफाफियत acidic. आए। It should not be so acidic. चलें, I have to take the last words from अली गौहर साहब। उनकी लाइन क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी। अली गौहर साहब, आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, फरमाइए। देखें, गुजारिश ये है कि अगर आप बात करें एथिक्स की और करप्शन की बात करें, तो वो तो उस तरफ हम बहस ले जा नहीं रहे, तो उस पर भी सवालिया निशान तो बहुत सारे उठते हैं ना। कि जिस तरह से आप देखें कानून और आइन की हुक्मरानी की आप बात कर रहे थे, तो आज जिन्होंने चीनी चोरी के जो स्कैंडल बने, जो आटा चोरी के बने, जो आपने पेट्रोलियम की मसनूआत पर स्कैंडल बने, LNG पर बने, किसी का कोई आप देखें कि किसी के अकाउंट मुंजमद किए गए, किसी के कोई रिमांड लिए गए, किसी के खिलाफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, कोई एक्शन लिए गए, तो ये अमजद भाई ये बात ना करें। इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की बदहाली है वो PTI के अंदर बैठे हुए लोगों की, जिनके अपने घरों के एड्रेस भी पाकिस्तान के नहीं है। और जिनसे बिल्कुल आपने बात ठीक की, वाडा साहब की बात करें, हफीज शेख साहब की बात करें, ये सेनेट के लिए अहल ही नहीं। आपने देखा कि नून लीग की सादिया खान को नाअहल किया गया। उस वक्त हारून अख्तर नून लीग के थे, उनको दोहरी शहरत पे नाअहल किया गया। लेकिन जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे उनके आज भी अदालतों में स्टे ऑर्डर चल रहे, उनको नहीं किया गया। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अदालतों पर भी है। और हमारे मौजूदा हुकूमत और अंपायर की उंगली की तरफ हम नहीं देखते, ये लोग देखते हैं। चले, फैसल वाडा के लिए तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को बहुत रीजनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल बजा है कि सादिया अब्बासी और हारून अख्तर साहब को फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई किया गया था इसी दोहरी शहरियत पर। और सबने सवाल भी उठाया कि वाडा साहब इलेक्शन कमीशन में वैसे तो पेश नहीं होते, वो बुला बुला के थक जाते हैं। कागजात नामजदगी पर वो चले भी गए, उन्होंने जमा भी करा लिए, और इमरान खान साहब और उनके पार्लिमानी बोर्ड ने ये फैसला भी लिया कि जबकि एतराज़ात उठे हैं उनकी इस नॉमिनेशन पर विद इन द पार्टी, बट ही स्टैंड्स फर्म, स्टैंड्स विद फैसल वाडा। इजाज़त दीजिए, देखना है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेता है इस हवाले से। क्या आया ये अपकमिंग इलेक्शंस खुफिया बैलेट से ही होंगे और उसके बाद बाकायदा आइनी तरमीम के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना होगा, क्योंकि कोई भी तरीक़ाकार अपनाया जाए करप्शन को ख़त्म करना होगा और इस बात को ख़त्म करना होगा कि सेनेट के लिए वोट बिकते हैं। पार्टीज़ को ये भी सोचना होगा कि ज़मीर सिर्फ सेनेट में क्यों जागने की बात की जाती है,
कौमी असेंबली के यानी जब जनरल इंतखाबात होते हैं उस वक्त जिस वक्त पार्टियां एक दूसरे की पार्टियों से लोग ले रही होती हैं, इलेक्टेबल्स ले रही होती हैं, वो कौन सी ज़मीर है फिर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।